हेलो एंड गुड आफ्टरनून। दिस इज डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? पाकिस्तान के हॉट बॉर्डर्स हैं, फ्लडिंग रिवर्स हैं, ड्राउनिंग इकॉनमी है और जो हमारे बाकी मामलात हैं वो भी आप लोग जानते हैं। तो इनसे स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आपकी इकोनॉमी, बॉर्डर्स, रिवर्स एंड वॉट एवर इज हैपनिंग। सो वेलकम टू द शो। माय प्लेजर जी। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ना तो मैं अहम हूँ ना ही मैं ख़ास आदमी हूँ। आई एम ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन। बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तो डॉक्टर साहब, अब आपके साथ हो, अब टेक ओवर करें सर। यू हैव plenty of for the first question, sir. Thank you. yes please, you go ahead with the first Right. question. सर, मेरा प्रियम्बल क्वेश्चन यानी इस पूरे प्रोग्राम का प्रियम्बल बन जाएगा। एक तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी कंप्लीट हिस्टोरिक डिस्कोर्समेंट के साथ आइडिया पता चले। हम एक सब्जेक्ट लेकर चले थे, डेमोक्रेसी। मैं सबसे पहले बहुत सारी जगहों से समझ चुका और हजारों किताबें हमारे सामने हैं, और मैं नाम नहीं लेता, वाइट डेमोक्रेसी और ब्ला ब्ला ब्ला। टू यू व्हाट इज डेमोक्रेसी, समझना चाहता हूं। To me, democracy is creating a certain club which can have its own good time. Wow. Okay. People are looked after to the extent so they don't create trouble for them. Right. हम जब ब्रिटेन की बात करते हैं, दैट्स एक्चुअली गुड। आपको क्या ख्याल है, ब्रिटेन में अमीर लोग कम हैं? लुक एट अमेरिका, ये द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। यस। अमेरिका की हालत आप देख लीजिए। द रिचर आर गेटिंग रिचर, द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर देयर। उनको उन्होंने कुछ तो सोशल सिक्योरिटी ये हो ताकि दे शुड क्रिएट ट्रबल फॉर द रिच गाइज टू हैव अ गुड लाइफ। यस। बाय इटसेल्फ everything revolves around the economic well-being of your man in the street. Yes. Democracy has failed to deliver that. Yes. आप कह देते हैं जी कि आप particularly for countries, third world countries कैसे, या the countries emerging, आप बताइए डेमोक्रेसी ने किस मुल्क को तरक्की दी है, मुझे बता दें आप एक दफा। ब्रिटेन ने अगर पूरा सब कॉन्टिनेंट और सब अफ्रीका को लूट के ना खाया होता तो ब्रिटेन क्या हाल होता? उसके पास क्या है? उसके पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बता दें इसको आपस में। सिमिलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप उनकी ये जो हथियारों के बेचने की उनकी बात निकाल लें उनके पास से। व्हाट हैज अमेरिका गॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड? डेमोक्रेसी। अदर देन वॉर्स, नथिंग। नथिंग। ऑफ कोर्स दे आर अ सुपर पावर एंड दे आर एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच। लेकिन इशू ये है कि अगर हम जब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में अगर फोकस जब तक आपका एक कॉमन आदमी नहीं है, तो इससे तो बादशाह भी बड़े सक्सेसफुल रहे ना आपके। अच्छा, यह मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लिबिया खुश था, पैसे आ रहे थे, बहुत सारे क्रूजर्स वगैरह भी मिल रहे थे, ऑयल भी बड़ा ज़बरदस्त था, भूखा कोई नहीं सोता था। सारा आपका अरब बेल्ट जो है, आपका अरब पेंसुलर जो है, आज तक सऊदी में पेंडेमिक आया, रिसेंट टाइम में पूछा लोगों के घरों में जा जाकर उन्होंने राशन दिए। हालत तो बुरी होती है ऑफ कोर्स, लेकिन जब काम काज होता है तो फिर होता है। वहां पे सर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, पीपल वर हैप्पी। यहां से कंफ्यूजन है। आवाम कहती है डेमोक्रेसी, हमें जमहूरियत चाहिए, और इस 40 साल के अरसे के अंदर, जिसको ये कहते हैं कि 30 हमसे कुछ अरसा जो है वो मार्शल लॉज ने ले लिया, जो मेरा ख्याल है कि मार्शल लॉज ने नहीं लिया, आपकी इनकॉम्पिटेंसी, जमहूरी लोगों की इनकॉम्पिटेंसीज ने लिया। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दूसरी बात ये कि ये जो मामला बना है, जो मैंने आपके सामने लोगों का रखा है, यहाँ तो कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं थी, यहाँ तो रियासतों की माँ के जैसी। और उसके बाद आप जब मॉडर्न चाइना में देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो ऊपर का एक आदमी, नीचे 7 बड़े दिमाग के लोग, जिन जो पीएचडीज भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, मेरिटोक्रेट भी हैं, और फिर 107 लोग नीचे आते हैं, और फिर जो भी टेक्नोक्रेसी या मेरिटोक्रेसी के बेस पर आता है वही होगा। और लेकिन टोटल पहले 14 लोग थे, अब 7 लोग हैं,
यानी पोलिट ब्यूरो का कॉन्सेप्ट दिया, वहां पर तो मुझे ऐसी डेमोक्रेसी कहीं नजर नहीं आई। सवाल ये सर, जब वो स्ट्रक्चर सीधे से चल रहे थे और पिछला अगर जो अरब जो था, जिसकी लिबिया, शाम, ये सब की जो अब तबाह हो चुके डेमोक्रेसी के नाम पे, जब डेमोक्रेसी नहीं थी कामयाब थे, चाइना कामयाब है, अब इस पर मैं क्या कहूँ, डेमोक्रेसी को कैसे समझूं? देखिए, बेसिकली दिस हैज बिकम ए क्लीशे हमारे लिए बन गया हुआ है। व्हाट वी थिंक इज कि डेमोक्रेसी में दिस जेंटलमैन इन द स्ट्रीट हैज ए से, उसके पास से क्या, उसको चॉइसेस क्या दे रहे हैं आप उसको, ठीक है, व्हेन यू गो डाउन टू द इलेक्शन चॉइसेस क्या दे रहे हैं आप। यस। नंबर 2, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रोसेंट बन गया जी, ये तो हम खो गया तो कुछ तबाह हो जाएगा मतलब पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन Constitution is basically meant to protect the people from the government. सॉरी, मैं दरमियान आपने कहा प्रोटेक्ट टू Protect people from the government. protect people from the government. Yes. Constitution is meant to protect the people from the government. It's a very new concept. Excellent. Excellent. आप देखें ना कि भाई एक आदमी के राइट्स हैं, आपने कभी ये सुना है कि सिवाय 18 अमेंडमेंट के हमारे जितने ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के चैंपियंस, इन्होंने कभी उन क्लॉजेस की बात की है? Was about to say, ये तकरीबन मैंने शुरू किया 90 से शुरू किया, उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर कोई आखिरी हतमी राय कायम नहीं की जा सकी। अच्छा, आज तक एनएफसी पर और 18 अमेंडमेंट के अलावा एनएफसी के ऊपर सूबों को हकूक देने के नाम पर कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकी। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? मैं ये तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जिसको हम पीट रहे हैं हमारे लेके बैठ के 73 कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी कंसेंसस इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट कुछ लोगों को चाहिए होता है सर। उसको अगर रिटन फॉर्म में ले आते कॉन्स्टिट्यूशन वही है ना, और तो क्या चीज़ है, और तो कोई। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके जो बेसिक आपका जो पिलर है, जहाँ पे लोग अपने मसाइल हल करने के जाते हैं, आपने कभी वहाँ गए हैं कभी अदालतों में जाके, लोअर कोर्ट्स में जाके, और बिहार को जाकर अल्लाह ताला बचा के रखे, उनका कोई सुनवाई नहीं है, रो रहे हैं पिछले लोग। हाई प्रोफाइल केसेस के अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, वो भी हायर कोर्ट पे जा रहे हैं सर। आपको हाई कोर्ट तक पहुंचते आपके कपड़े उतर जाते हैं, लिटरल सेंस इतना खर्चा आपका हो जाता है। बिलीव इन यस। फिर लोगों को राइट्स देने में जाने का, आप मुझे बताइए कि मैं जिसे वोट दे देता हूँ उसके बाद में राइट क्या रह जाता है मेरा? वट एवर द गवर्नमेंट वांट्स टू ऑफर टू मी। तो सड़क बनाते हैं मेरे पैसों से, लिखा होता है और सड़क जो बनती है वो आपको पता है कैसे बनती है। बिल्कुल सही। तो एज सच जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को प्रोटेक्ट करना था, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय इट्स प्रोटेक्टिंग द पीपल हु समहाउ मैनेज टू रीच दैट प्लेस। उन्हें कोरोना पीटना है ना, आम आदमी कोरोना पीटना कहाँ पे है? नोवेयर। आप बताइए मुझे। नोवेयर। आप अभी भी पॉलिटिक्स में ले लें, आपके आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिए उसकी जरूरत क्या है किसी को पता है आपको? उसको रोटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। सर बरादरी है, नौल है, मिघाने हैं, फलां हैं। अच्छा, आखिर पे जो है वो कहते हैं कि इन्हें खंबे लो आचा, ये सड़क बनवा दे, दाने अन्ने दे चा, नलके लगा दे, उनको फंसा दिया ना भाई, थोड़ी जे पैसे दे चा, तो वो पूरी बरादरी आपको वोट देती है। ये चंद नंबर होते हैं और टर्न आउट उसमें ऐड कर दें कि थानेदार मेरी मर्जी दा उसी, तो पटवारी मेरी मर्जी दा उसी, ये नाल उसी मेरा पटवारी मेरा उसी। वो जिस दिन होता है वो पटवारी उसके खिलाफ मसला बना के अदालत में पकड़ खड़ा कर देता है, थानेदार 2 जुतियां लगाते हैं उसको। अच्छा, ये यहाँ पर हो गए। इधर इन्होंने पॉलिटिकल कार्टेल बनाया हुआ सर। जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इनके जो सबसे बड़े जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना कार्टेल बनाया हुआ है। टोटल जो आपकी मईशत है वो 2% लोगों के पास है। हैव एंड हैव नॉट्स इतनी बड़ी है कि इसको मैं 98% पे भी खींच दूं तो वो गलत बात नहीं होगी। और जो मिडिल क्लास है, दे आर नोवेयर। मिडिल क्लास है कहाँ पे आपकी? हाँ सर, ये सब हम जैसे मिडिल क्लास सो कॉल्ड लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मिड गुड चलो फौज में चले गए, थैंक्स टू द आर्मी को उन्होंने थोड़ी पक्षवार दे दी जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं। इफ आई रिटायर एज अ जनरल विद द पेंशन दैट आई गेट, मैं तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता।
बिल्कुल सही कह रहे फ्रैंकली। दूसरी चीज जो हम बात नहीं करते आमतौर पे, सर, द पावर टू लेजिस्लेट, यस, पावर मेक लॉज एंड कंट्रोल ऑफ मनी जनरेशन एंड द वे टू मैनेज मनी जनरेशन, कहां पे है आपकी? सर, टॉप चंद पॉलिटिकल लोगों के पास आपके। सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? और कानून वो बनते हैं जहां पे पैसा बनाने वालों को फायदा होता है। सर, वो बनते हैं जो जहां से पैसे बनने का सिस्टम है वो उनको फायदा होता है उसका। ट्रू। कॉन्सिक्वेंटली आपके पास शुगर कार्टेल है, आपके Yes. पास आटा कार्टेल Yes. है, आपके पास हर किस्म का कार्टेल बैठा हुआ है इसका। एग्जैक्टली। वो स्पॉन्सर करते हैं आपको जाके, दे हेल्प यू मेक द लॉस। फिर द पीपल सिट इन द गवर्नमेंट, सर, दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, इवन इफ दे नॉट करप्ट, दे आर रनिंग ओन बिजनेसेस। आपने लॉज आप देख लें जो बने हुए हैं, आप कॉमन आदमी का कहां पे लॉस का फायदा हो रहा है इसमें? वो आप अभी जो नैब लॉज में अमेंडमेंट हुई है सर, इससे जो सिपाही फतू खान फौज में या मेजर फलाना फौज में है, या जो गांव में एक बंदा 10 एकड़ या 20 एकड़ या 50 एकड़, उसका क्या फायदा है सकता है आप? एक तो फायदा नहीं है सर, आपके साथ शेयर करता चलो। आपके पास 50 करोड़ की करप्शन आपने कर ली है, तब आपको नैब फरलू भेजेगा। उस पर भी बात कोई आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो अभी नया कानून आया, जो पीडीएम ने नया कानून दिया, अच्छा, अगर आपने 49.99 तक आपने करप्शन रखी है, तब आपको कोई फरलू नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आपने 1 अरब की करप्शन करनी है तो 49.999 की दफा दो दफा सो इजंट इट अ जोक? फायदा तो है। आई विश दे हैड डन इट अर्लियर, कि हमें कोई मौका मिलता, हम कुछ भी करते हम लोग। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कितना रोए आदमी, कितना रोए। सो मूविंग ऑन, मईशत की हालत आपके सामने है, ठीक सर। गोल्ड, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। और 47 में हमें आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, ताज बरतानिया भी चल रहा था, फिर हम अलाय बन जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कायदे आज़म साहब ने फरमाया कि ऐसा, क्योंकि मुझे टेक्निकल कोई सोर्स नहीं मिलता, ऐसा कुछ उन्होंने फरमाया था कि हमें रशिया का अलाय बनना है या हमें अमेरिका के अलाय बनना है, ऐसी कोई बात? और अगर नहीं थी, सो उसके बाद जब हमने मूव ऑन किया, तो अगर इसका मतलब है रशिया के साथ मामला जो कम्युनिज्म के उस वक्त चल रहे थे, तो वह ऐसी इंडिकेशन कर नहीं सकते थे, इज़न्ट इट? तो टेक्निकली ये बनता है कि मूव ऑन करना था, अमेरिका हमें ऑफर कर रहा था, तो हमारे पास जिस वक्त जिस हालत में ये स्टेट बनी थी, तो उस वक्त ये ऐसे ही हालत थी। कांग्रेस तो कह रहे थे नहीं जाओ, इसी का फेडरेटिंग यूनिट बनेगा, आप इसको अलग न करें, लेकिन दो कौमी नजरिए की बुनियाद सिर्फ मजहब, ठीक। सो मजहब की बुनियाद पर अलग होने के बाद मईशत की अबतरी जो थी वो कैलकुलेटेड थी कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ ही रहेगा। लेकिन उसको क्या किया जाता है कि कायदे आज़म की इंडिकेशन की वजह से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ये कहा कि आप अमेरिकन अलाय बने। अच्छा, इस अलाय बनने की वजह से जब हम जाते हैं और उसके बाद जो है वो अयूब खान साहब आते हैं, सर गोल्डन 60s वहां से शुरू होते हैं। पहले इससे पहले फ्लैट रहते हैं, फिर गोल्डन में आ जाते हैं, फिर चलते 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 हम 90s तक देखते हैं। दरम्यान में जो है वो सोशलिस्ट आ जाते हैं, और फिर वो अजीब एक निज़ाम शुरू होता है। कभी हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट से हम सोशलिस्ट हुए, सोशलिस्ट से हमने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, लैंड रिफॉर्म पता नहीं हुए या नहीं हुए, फिर उसके बाद हम जो है वो इस्लामिक सोशलिज्म की तरफ आ गए। अब ये इस्लामिक सोशलिज्म किस तरीके से क्यों आया, ये आपसे मैं थोड़ी तारीख देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो है वेरी क्रूअल क्वेश्चन, इफ यू अलाउ मी, एंड आई एम नॉट एग्री टू दिस, अब फौज जो है रिस्पॉन्सिबल है सकूत ढाका की। अच्छा, यहां तक इसके बाद ये होता है, फिर इनसे ये मईशत पे ये नहीं संभलता। अगेन वो जो डेमोक्रेसी को आपने इजाजत दी थी, आपने सिविलियंस को इजाजत दी थी, सीखे भी वहीं से। अयूब खान के गोल्डन 60s के सब पैदावार इंडस्ट्री सारी वो अब रिडंडेंट हो गई है, सारी इंडस्ट्री रिडंडेंट, अब कुछ नहीं है। अभी तक हुकूमती बोझ का अरबों रुपया इस टाइम पर अगर हम आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर देते तो बहुत हशर बेहतर हो जाता, लेकिन पीआईए टॉप, हर चीज अच्छी। अच्छा, जिस वक्त अल्कोहल अलाउड थी तब तक हमारी इकॉनमी मजबूत थी, जब डिसकंटिन्यू कर दी, आपने कहा जी पाबंदी लगा दी गई है, आप इंसान बन जाए, मुसलमान हो जाए, बिल्कुल तरबियत याफ्ता हो जाए,
खबरदार ये बड़ी बुरी बात है, पीआईए जवाल का शिकार हो जाती है। लेकिन मुझे ये तारीख में पता चलता है बड़े खूबसूरत तरीके से वो पीते थे एंड चीयर्स। अच्छा, चीयर्स तक ये ठीक थे, उसके बाद हम चीयर्स नहीं कर सके। अच्छा, उस वक्त चीयर्स थे, अब चीयर्स में लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाता है सर मडलिंग 90s आ जाता है, फिर लड़ते हैं, फिर आ जाता है सर 98, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी अब हम बड़े हो गए, सियाने हो गए, हमें भुट्टो से सुन लिया हमने, इफ आई एम असैसिनेटेड के बाद से हमारे अंदर इतनी अकलें आ गई हैं, तो कोई बात नहीं, नवाज शरीफ साहब आप हुकूमत करें, हम कोई बात नहीं है, हम कंसिलिएशन के ऊपर, एंड डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट रिवेंज। डेमोक्रेसी, अच्छा वाकई बड़ा रिवेंज है, उन्हें बड़ा रिवेंज लिया है सर, डेमोक्रेसी ने जितना रिवेंज लिया है ना, तो किसी ने नहीं लिया सर। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर जैसे ये डेमोक्रेसी है, इसका मतलब जिस बच्चे का दिल जो चाहेगा वो करेगा। खैर, हम उस डिटेल में आपने बहुत शानदार बता दिया। अब आ जाते सर 2007, 3 दौर 4 दौर जितने भी गुजरे, जैसे भी गुजरे, जिससे फौजी दौर के गुजरे, मईशत क्योंकि ऐड करनी है मैंने कानून से, सो उसमें साथ थोड़ी सी अपनी फल्लू लगा लूं। सो उसमें यह है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है उसमें तकरीबन 3.2 3.4 मैक्स मार के 4, और कभी दौर पूरा नहीं होता, आपस में लड़ते हैं, ग्रैंड अलायंस हो रहे हैं, सारे मौलवी मिल गए हैं, और मैं कहता एक शेर लिखा था कि इस इलेक्शन में भी बिक जाएगा मुल्ला कोई। सो ये चलता रहता है। सो अब आ जाते हैं 2007, जिस भी तरीके से मुशर्रफ साहब को आना पड़ा, आ गए, रिफॉर्म्स भी वहां पे आते हैं, HEC भी बन जाती है, HEC की डिग्रियां भी लोगों की अप्रूव हुई, लोगों ने वहां से दाखिले भी हुए, बाहर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड के अंदर पढ़ाने भी चले गए, कई लोगों ने पढ़ा भी, और दुनिया खुल भी गई, और उन्होंने स्ट्रक्चर्स कुछ बेहतर भी किए। नीचे नैरो डाउन, सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, नैरो डाउन करते करते उन्होंने मेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लोकल बॉडी का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने चलाया, 5 साल अच्छा कामयाब चलाया। चले आप जो मर्जी कर लें, जब उन्होंने कहा कि जब तक मैं सिलेक्टेड था अच्छा था, जब मैं इलेक्टेड हुआ तो मारा गया, खैर हम उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जीडीपी फिर आपका 7 पर रहता है। डेमोक्रेसी में जितने जीडीपी बताए 3.26, 4 मर के, जितनी आपकी ये जो सो कॉल जिन्होंने इल्जामात लगाते हैं कि फौज ने आगे ले ली, वो 7 पे कैसे ले जाती है, और वही इनलाइटर मॉडरेशन करती है, वही आपको गोल्डन 60s देती है, वही आपको जो है ना पूरी दुनिया में इज्जत भी देती है, खारजा पॉलिसी में भी आपकी इज्जत होती है, निजाम भी आप सेटल डाउन करते हैं, और इल्जाम भी फौज पर लगाया जाता है। अब सवाल लंबा हो गया, डिस्कोर्समेंट अब आपके हवाले। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के 3 माइलस्टोन्स हैं सर। नेशनलाइजेशन, राइट, विच डिस्ट्रॉय, जिसने पाकिस्तान का बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, राइट। उसके बाद से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका रिकवर करने की कोशिश में मसरूफ था, सांस लेना भी शुरू किया। देन यू हैड IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आपको बिजली चाहिए थी, यस, दैट वाज गिवन, यस, क्योंकि डैम्स आपने नहीं बनाए थे, तो बिजली आपको चाहिए थी। लेकिन जिस के IPPs आई हैं, आपको पता है कैपेसिटी चार्जेस और जो रेट्स मुकर्रर किए गए उनके, जो 613 अरब रुपए का सर IPPs थे। बांग्लादेश ने उसी को IPPs ली, बांग्लादेश बॉट आई थिंक 3.2 सेंट्स पर यूनिट, और अभी बॉट 6.7 सेंट पर यूनिट। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका वहां से बाकी जो रह गया था वहां से बना शुरू, जब तक बेसिक पावर, बहुत अच्छा बात, ठीक है, पावर। फिर आपके आ गई CPEC आ गई। CPEC इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। CPEC में आपने भी, हमने बिजली के कारखाने लगाए, बहुत लगाए। बिजली आप 2020 जितना 2 लाख मेगावाट्स बना लें, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है नहीं सिस्टम, वो आपने अपग्रेड नहीं किया, वो बना दिया आपने। वो भी IPPs आपको निकली, वो भी कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स लेके, जो कोयला आपने बाहर से लेके आना था, जिसको सारा उसने जो आपकी पावर थी, आज जो दिन ब दिन जो बिजली बढ़ रही है वो बढ़ती रही। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी है नहीं है, लोगों तक आप पहुंचे नहीं है, बिलिंग सिस्टम आपका गलत है, सब। अब एक तो बेसिक आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री, इसी पे चलेगी इसमें। नंबर 2, सर, अयूब खान के दौर में जब शुरू हुआ तो उसने 2 वर्क किया, एग्रीकल्चर, सर, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, सो आई नो हाउ दैट वर्क्स।
एग्रीकल्चर डेवलप हुई आपकी सर, और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले आप उसमें एग्जैक्टली, चलो उसमें आपने वहाँ पे जो यूब खान ने जो काम नहीं किया जो करना चाहिए था उसको, क्या कि मैन्युफैक्चरिंग शुड हैव बीन द बेसिक स्ट्रक्चर, वो नहीं बना उसका, लेकिन आपकी टेक्सटाइल वगैरह बननी शुरू हो गई, कुछ काम शुरू हो गया उसके बेस लाइन भी बनाई, बेसिक फोर्ड मोटर्स के लिए इस्लामाबाद सारा का सारा सब खोल बना कर। दिया उन्होंने, सब कुछ किया उनका। हमारे जो इकोनॉमिस्ट, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या किया आपके लिए, आप अभी तक देख लीजिए, अदर देन बुक बैलेंसिंग उन्होंने तो कुछ नहीं किया उसके लिए। सही कह रहे हैं, कोई बुक बैलेंसिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी कोई नहीं Never. थी। मैं पहले भी करता, आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अलावा आप क्या एक्सपोर्ट करते, रॉ, आप सैंडस्टोन एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया को इससे सीमेंट बनता है, बिल्कुल ठीक। इस चीप, आप कोई थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो एक्सपोर्ट कर, वो बंद हो गया आपका तकरीबन, अभी और आपको इंपोर्ट करना पड़े सारा कुछ। अदर देन आपके एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज 60% प्लस वर्ल्ड ट्रेड, उसमें हमारा हिस्सा कितना है? हम समझते हैं जो कारें बाहर से सर्किट्स ला के हम बना के पेश कर रहे हैं, जिनको डिलीनिएट करने का प्लान ये था कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट थिंग विल मेड इन पाकिस्तान, डेवलप्ड इन पाकिस्तान, सीख जाएंगे, नहीं हुआ ना, ये असेंबलिंग हो रही है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह। पाकिस्तान जो पीस बना के दे रहे हो आपके हाथ में आए तक, गाड़ियां आप अगर देख लें अभी उसको हाथ मारे तो शीशा हाथ के हाथ में आ जाता है, उनकी फिनिशिंग नजर आती है। सो जो मेन आपका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं बना आपका, पावर आपके पास थी नहीं, है तो इतनी महंगी है और गैस आपने जाया कर दी अपनी सारी करके, अब आप बैठे हुए क्या आप करेंगे इसको, बताइए आप इसको। तो इंडस्ट्री अगर आपने अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, आम आदमी को आपने रोजगार देना है, गवर्नमेंट का काम तो नहीं है नौकरी देना। आपने जब कहा कि जो क्या नाम है जनरल साहब ने जो गोल्डन 60s के अंदर उनसे थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इनिशिएटिव थोड़ा कम रह गया, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के इंस्टीट्यूशन बना के दिए थे, आगे काम था बाकी लोगों का करना। अच्छा, उसके आगे जब जमहूरियत आई थी उसको नहीं पता था कि क्या करना है, वो लैंड रिफॉर्म के चक्कर में लग गए, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भुट्टो साहब तो इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर थे, क्यों नहीं देखो ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं लगा इंडस्ट्री तो तबाह की ना वहीं से, आपने जब नेशनलाइज किया, क्यों किया नेशनलाइज आपने, कोई तो क्यों किया, मतलब व्हाट वाज द फिलॉसफी, जो फिलॉसफी उनकी जो बात करके थी, हमारा ख्याल था कि ये दौलत हम बड़े लोगों से लेके आम आदमी को देंगे। ओके, आम आदमी बट नेवर द प्रॉब्लम, आम आदमी को तो आपने रोजगार देना था ना, रोजगार देने के लिए उन्होंने कहा जी पेये में लोग भर्ती कर दो, रेलवे में लोग भर्ती कर दो, उस्ताद बना दो, फला। आम आदमी को अपने फौजी गवर्नमेंट के खजाने से देना शुरू कर दिया सर, और जो गवर्नमेंट जहां से गवर्नमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर लेकर उठाना था उसको आपने तबाह करके रख दिया, आपने जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना था। दैट्स ट्रू। आप एम्प्लॉयमेंट दुनिया भर में गवर्नमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट देती, इंडस्ट्री बनती है तो एम्प्लॉयमेंट होती है। रेशो ठीक है कि 15% जो होती है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, जिसके अंदर उसका काम होता है सिर्फ मॉनिटरिंग करना। 85% जो होता है ना वो सारा काम प्राइवेट लोगों का होता है, और उन्होंने मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्टिविटी को लेकर आना होता है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तब पैदा होता है। इज इट? यस। अच्छा, इसके साथ अभी मैं बहुत तेजी से जंप नहीं मारना चाहता, लेकिन इसी दौर से शुरू हो जाते थे। एंड पर उन्होंने वो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी रहे, मुझे नहीं पता वो क्यों रहे, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और उसके अंदर उन्होंने डिटेल में लिखा कि हमारी मईशत जो थी वो स्टार्ट ही डेड से हुई थी और डेड पे ही खत्म होनी थी, तो साहब क्यों रिफॉर्म्स के लिए तशरीफ लाए थे? मैं इशरत हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो देखे हमारी ना जूट बना, ना कुछ बना, ना प्रोडक्शन हुई, सिर्फ टेक्सटाइल वो हुई, वो भी बंगला चली गई। फिर उसके बाद हम कोई भी खास चीज प्रोड्यूस नहीं कर सके। हम प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको यू जस्ट नेम इट, किसी भी फैक्ट्री के अंदर हम ना कोई प्लास्टिक बेहतर बना सके, ना कोई चीनी के बर्तन को बेहतर बना सके, ना लकड़ी में कोई काम कर सके। और फिर हमने क्या किया कि अब बाकी जो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा उसमें, आप ईरान आपके पास था, आपके पास अफगानिस्तान था, आपने स्मगलिंग के दरवाजे खोल दिए और आपने सारा मामला जो है वो किसी और तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। सर आप अपनी कंटिन्यूएशन करें। मैं तो मेरा आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, राइट, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी, बट आपने इतनी शानदार इकोनॉमी पे बात की तो इसलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप जब बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक करने की नहीं जा रहे आप सर, ठीक है, जब कम्युनिस्ट की बात करते हैं, लास्ट विजिट रशिया आई मेट फ्यू फौजी भाई सर रिटायर्ड मेरी तरफ थे, राइट, बैठे वो मेरे तरफ बैठे थे, हम भी बैठे गप्पे शप्पे लगाते, उसने कहा यार कम्युनिज्म का दौर बड़ा अच्छा था,
मैंने कहा क्यों? ये रशियंस थे? जी जी रशियन। अच्छा। आई एम टॉकिंग ऑफ मॉस्को मेनलैंड, मॉस्को में सर, बैठ। ओके। मैंने क्यों? कहता ये हमें बैठ घर में रोटी मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे, सर। द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमी एंड दैट मैन इन द स्ट्रीट को उसको रोटी मिल रही है, उसमें ब्रेड, उसको रोटी खाने को मिल रही ब्रेड है, एंड बटर, ठीक है, मेन मसला। वही फील सिक्योर जहाँ पर भी है वो, सर, ठीक है। एंड 3 जो कन्फ्यूशन ने कहा था, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, सर, इज ही डज ही हैव कॉन्फिडेंस कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है, मेरे नाम गवर्नमेंट बैठी है, मेरा काम ठीक कर देगी? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। So 3 things: bread, security एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। उनमें से and it is referenced by referred by the Confucius की बात, art of war तो नहीं है सर? नहीं उसकी, the different वाला, आप सही समझ, वो संजू है, संजू। अच्छा, अब आप देख लें कॉन्फिडेंस किसने दिया इस मुल्क में? अगर दिया तो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने दिया। सर एग्रीड। So that's exactly what you were saying कि हमने जो एक मैप दिया। अच्छा, उस लोगों को कॉन्फिडेंस तो था कि यार ये काम ठीक कर देंगे सारा, बिल्कुल सही कहा रहे हैं, ठीक कर भी रहे थे, ठीक सर। whether you like them or not, मतलब आफ्टर वॉर किंग भी तो बात हुकूमत कर गए ना इस दुनिया में, ऐसे ही है। अच्छा, फिर उनको ये था कि सिक्योरिटी है यार, ये साਡਾ देखभाल करेंगे हमारा, ठीक है। इतनी ज़्यादा अफरा तफरी क्राइम हमारे जो है उससे कुछ थोड़ी कमी आती रही, फिर कोशिश की कि रोटी नहीं मिलती रहे। ऑफ द 3 थिंग्स, जब तक the last and the only thing people need to have is confidence in the system of governance and the governors जो बैठे हुए वहाँ पे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है जी। कोई गवर्नेंस सिस्टम आप दुनिया को उठा लें जिसमें ये 3 चीजें हैं, that will succeed, इसमें 3 चीजें नहीं है, नहीं सक्सीड नहीं करेगा इसमें। आप डेमोक्रेसी नाम दे दें, कोई नाम दे दें उसको, ठीक भाई। जब आप देखिए, मैं कोई बड़ा वो मौलवी टाइप आदमी नहीं हूँ, फॉर्चुनेटली ना ही मेरी स्टडी ऑफ इतनी ज्यादा है, लेकिन मेरी दाढ़ी तो यहूदी कहने लगे, ठीक है ना। तो मदीना की जो हिजरत है सर, मौलवी बहुत तरीके से बयान करते हैं सर, लेकिन अगर आप देखिए मदीना में हिजरत का जो मेन मंसूबा था सर, उसका जो दैट वाज द ग्रैंडेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव एवर। यस, दैट्स वेरी ट्रू। व्हेन मुस्लिम्स गॉट कंट्रोल ऑफ मदीना, तो कुफार की जो तजारत थी, एक राइट से गुजरती थी, एक लेफ्ट से गुजरती थी, दे कुड डोमिनेट दैट। जबरदस्त, दैट इज हाउ द होल थिंग वाज कंट्रोल्ड। यस, ठीक है जी। They become important and noticeable. मतलब controlling the economy or threatening the economy of kuffar was from where it started. Yes, yes. Badr was controlling the trade route. Yes. अच्छा, अब अगर आप इकोनॉमी की इतनी हमें समझ नहीं है जो उस वक्त हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, हम तो शिवालयों पे करके बैठे हुए ना सर, ये तो बात कोई करता नहीं है इसको बात, ये क्यों किया भी उन्होंने? इसके स्ट्रेटेजिक तो बात ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं करते ना हम लोग। तो मैंने एक दफा बताया था कि फेंस लगी हुई थी अबू सुफियान ने उस जमाने में, अब तो रजी अल्लाह ताला के चक्कर में लगाएंगे सर, वो एमी फतवा ना लग जाए, तो उस वक्त वो उनके लिए कोई फेंस लगाई हुई थी, तो वहां पर अबू सुफियान के खिलाफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फेंस लगाई हुई थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि यार एक लिद पड़ी हुई है, आप इंटेलिजेंस देखें, उन्होंने कहा लिद उठाओ, और डैगर से उसने गोली, उन्होंने कहा कि ये ऊंट की, इसके अंदर जो खजूर की गिटली है, इसका मतलब है मदीना से कहीं से लोग आए और फेंसिंग किए, गो बैक। अच्छा, इस तरह की अगर मैं कोई बात करूं कि हुजूर ने भी उनको, उनके जो है वो काउंटर अटैक के अंदर उनके ट्रेड रूट्स जो है वो उनके ऊपर नजर रखी और उनको जो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट की, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने कैसरो किसरा को भी भेजा, और फिर लास्ट फतह मक्का जो है वो इतने सालों के बाद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्या किया, 10,000 टोटल थे, लेकिन इतने खतूत जाके जो हाइप क्रिएट हुई थी, कोई कैसरो किसरा बेशक जल गया या किसी ने फाड़ दिया, खत दिया, जो भी किया, लेकिन उनको ये लगा कि ये जो सारी इस वक्त की बड़ी इंपायर है, ईरानियन से लेकर बैजेंटाइन से लेकर जो कुछ भी थी, उन्होंने कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वक्त ताल्लुकात स्ट्रेटेजिकली सबसे मजबूत हो चुके हैं, अब वो इस तरफ चल पड़े। बलाई सतह देखकर उन्होंने कहा कि अब ये इस तरफ जब आ रहे हैं, अबू सुफियान वाज सो इंटेलिजेंट गाय एट दैट टाइम, तो वही सबसे बड़ा उनका दुश्मन था। तो जब उसने देखा तो हुजूर ने क्या किया, मशलें ली, मैक्सिमम बच्चे और औरतें थी, उन्होंने मशलें जला ली, और हर एक आदमी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता था,
तो 10,000 लोगों ने 10 लाख का औरा जब दिखाया तो कोई एक तलवार नहीं चली और फतह मक्का हो गया। अब देखिए कि दी थ्रेट ऑफ पावर, सर हमें तो बात समझ नहीं आई ना, हमें बात समझनी है। ठीक है सर। दी थ्रेट इस ना जो दुश्मन के दिमाग में, अब जंग खंदक में मौलवी आपको ये भी नहीं बताते कि एक वक्त आया तो मुसलमान बड़े कमज़ोर हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बुलाया, उसने कहा जी अगर इतने हम कमज़ोर हो गए हैं तो हम इसे सुलह शुलह कर लेते हैं, चाहे कमज़ोर माहिदा भी हो। तो उनके साथियों ने इससे नगरी। अच्छा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो रद्द करता नहीं था ना, उन्हें मशवरा क्यों मांगा उन्होंने? दैट वाज द टाइम दैट वाज गेनिंग। इस दौरान his own people was directly being controlled by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, central they were sowing the seeds of discord between Bani Quraysh and Kuffar Makkah. Yes, yes. आप इसको जब हम कहते हैं 5th जनरेशन या 6th जनरेशन 20,000 जनरेशन वॉरफेयर की बात करें, that was the very basics, जब and he was waiting for the news. हाँ What a point, sir. उन्होंने जब न्यूज मिली, उन्होंने बनी कुरैश और कुफार के दरमियान मामला बिगड़ गए, उसके बाद कुफार भाग गए। एक क्वेश्चन सर, अब आपने रेफरेंस दिया 5th जनरेशन 6th जनरेशन वॉरफेयर, हमारे मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है इसमें? हमारे मीडिया ने अगर कोई रोल प्ले किया है तो मेरा ख्याल है ऑन स्केल अगर आप देखते हैं तो 0 से नीचे ही रहा है उनका रोल इसमें, क्योंकि they didn't understand the game. They became part of whatever was going on at that time. So what's the game? What's the game? ऐसा सर, संजू से लेकर आका अलैहिस्सलाम की अभी हमने जिक्र किया, इससे पहले सिविलाइजेशंस में चले जाए, फिर एक कुतलिया चंकिया नाम की, या कुतलिया चंकिया बोलते हैं, 2500 साल पुरानी किताब। सब किताबों में कहा जाता है कि जब स्टेट अफेयर आपने चलाने हैं तो निहायत ही खामोशी के साथ कि आपके बारे में जो भी आपके दिमाग में चाल चल रही है वो सीक्रेट ऐसे होना चाहिए कि वो साथ वाले को भी पता ना हो। तो ये हमारे सारी कमजोरियां मीडिया लोगों की झोलियों में नहीं डाल रहा, वेस्ट की झोलियों में। तो मैं कह रहा हूं ना कि इट बिकेम पार्ट ऑफ द गेम। जो हाइप क्रिएट होती है मीडिया उसका ऐसा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान। यस यस, अब देखें ना, आप ये नहीं तो ये पॉजिटिव रोल नहीं ले सकते कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है, पाकिस्तान कितना पावरफुल है। बिजनेसमैन कंट्रोल्स मीडिया। सर मैं एक और यहाँ पे पूछना हूँ कि जो लोग पूछना चाहते हैं कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है, बड़ी स्ट्रांग है ऑफ कोर्स, हमारे न्यूक्लियर ये वेपनरी कैसी है, जबरदस्त है, हमारे बाकी किस तरह के लोग हैं, जबरदस्त है, हमारा जवान क्या है, वो शहादत देने आता है भाई सीधी तरीके से, उसका तो मजहबी फरीज है कि उसने सिर्फ शहादत देनी है और सीधा उसका अकीदा है कि उसको अल्लाह ने आला तरीन मुकाम इल्लियीन या सिद्दीकीन में देना है। अच्छा, फौजी इस तरीके से चलता है तो हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अगर कुछ भी ना हो, वेपनरी ना हो, बाकी चीजें ना हो, रिसोर्सेज ना हो, और सोर्सेज जो कि बजट के ऊपर डबल होना चाहिए, हमारे जो सियासी लोग हैं वो सबसे बड़ी बहस जो है वो फौजी बजट के ऊपर कर रहे होते हैं। जबकि इस जमाने में आप देख रहे हैं कि चाइना सबसे ज्यादा जो है वो आर्मी का बजट लगाता है, अमेरिका आर्मी का बजट लगाता है, आपके सराउंडिंग में सब लोग मिलिट्री के ऊपर बजट लगा रहे हैं, और हमें मुसीबत पड़ जाती है कि जो आर्मी के ऊपर, और हम आयशा सदीका टाइप की बीबियां जो हैं जो फौज के खिलाफ जहर उगलती हैं, हम उनको जो है वो टॉप पर बैठा रहे होते हैं। ये फिर एक पूरा ग्रुप है, और मुझे नाम लेने में प्रॉब्लम है कोई नहीं, और इफ यू अलाउ तो मैं ले लेता हूँ सर। तो ये सेठी साहब टाइप के ग्रुप के लोग जो हैं रॉ ISI एंड क्रॉनिकल ऑफ पीस के नाम से, यानी आप ISI को बर्बाद कर रहे हैं, आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ओबामा 26 चैप्टर के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि ये सारा काम आपने किया था। हमने किया था? कहां से हमने किया था? हम तो आपको आपकी तबीयत साफ कर देते अगर आप हमें पूरी तरह, हम आपके साथ कंसिलिएशन कर रहे हैं, हम आपको पीस का हम सुलह हुदैबिया के वाले स्टाइल के अंदर हम थोड़े से अगर बैकअप हुए हैं या स्टेप बैक हुए तो इसका मतलब हमें ये नहीं है कि हम आपके साथ लड़ नहीं सकते, हम लड़ना चाहते नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनरेस्ट और ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। सर इसके ऊपर जरा कंक्लूडिंग रिमार्क दे के फिर हम आगे चलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर, क्योंकि आपकी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त सेंस है। सो फरमाइएगा कि ये जो पॉजिटिव, ये जो बड़ा नेगेटिव रोल मीडिया का है,
जो पाकिस्तान की मुसलसल फौज और हमारी सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स ये क्लेम हो गया था कि हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए। अब ना जब मीशत मजबूत नहीं होगी, सियासत मजबूत नहीं होगी, तो सिक्योरिटी स्टेट ही होंगे ना। तो सर ये क्या हो रहा है, ये मीडिया कर क्या रहा है? देखिए, मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है सर, स्टेट का इंटरेस्ट मीडिया भी चलाता है आगे। और मुझे इस कहने में कोई आर नहीं है, मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बेईमान है, सब कुछ है, बट दे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्रेड एंड बटर है मीडिया के साथ, स्पाइसेस बेचते हैं ना सर। अच्छा, तो वो उसमें फिर उन्हें वही चलना है जो चलेगा उसमें। आपको यू नो एग्जैक्टली कि भाई ये फलाना टीवी चैनल है, ओन भाई फलाना पर्सनल है, उसका ये इंटरेस्ट है, तो वो उससे चलेगा उसमें। अब इसमें वाई इज आर्मी ए टारगेट, वाई इज डिफेंस बजट ए टारगेट? That's my pivotal question. इस वक्त डू यू नो पाकिस्तानी सोल्जर इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड? Yes. cheapest in the sense in terms of their In salary. terms of cost. सेल नहीं, ओवरऑल कॉस्ट, Yes. अगर पर कैपिटा अच्छा, कॉस्ट per लगाएं capita cost. सोल्जर्स GDP के अंदर। दे आर द चीपेस्ट। Okay. अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रखें ना, उसका ज्यादा खर्चा एक स्पाइस से रखने का आपको। बिल्कुल सही कह रहा है। इट इज जो शोर मचाया जाता है कि 85% का बजट है, आम आदमी बेचारे को तो आप दे नहीं रहे ना। मुझे पहले से कह रहा हूँ फ्रॉड ये किए हुए लोग, आदमी सर। को दे नहीं रहे, फौज खा गई सारा कुछ। 85% फौज खा गई, 80% मेरे फौज खा गई। तो बताएं इन्हें कि क्या सर रियलिटी। अच्छा। ये तो पूछना यही तो अच्छा, बताइए। मैं अब तो issue ये मैं है- तो कह चुका हूँ। Yes. Okay. Let's talk about फ्रॉम it. सम पॉइंट पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था इन 80s वाज 6.2% ऑफ जीडीपी। यू नो Sir, When व्हाट was that? 80s की बात कर रहा हूँ। 80s. 80s. 6.2% of the 6 GDP. इस वक्त क्या है आपका? सर What? अराउंड 2.5% ऑफ जीडीपी। 2.5% of the GDP. यानी यार अब आप हालत बताइए। बुरी होगी। तो ये कहते हैं कि खा गए, ये खा गए। मीडिया बता रहा है। ये बता रहे हैं ना, लोगों लोग को बता कि रहे फौज हैं, खा गई। यही बता रहे हैं ना लोग। वो आयशा सिद्दीका भी तो ये बता रही है ना अपनी। आयशा सिद्दीका कह रही चूंकि फौज का इंटरेस्ट है फौजी फर्टिलाइजर चलाना, इसलिए फौज भी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फलाना फलाना, दे आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। आई एग्रीड। मैंने फौजी इस दफा फाउंडेशन वगैरह जो है। सब I निकाल agreed, के मैंने टैक्सेस निकाले, इन सारे इदारों ने अपने टाइम पे टैक्सेस दिए और ज्यादा दिए, और फिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एंड ये प्रॉब्लम फौजी तो उसमें एजेंडा क्या है सर? इनका प्रॉब्लम क्या है ये एजेंडा पता है। एजेंडा ये है, इन लोगों एजेंडा का- ये फिफ्थ है। जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जी जनरेशन, एजेंडा ये है। हम्म। देखिए एजेंडा क्या है, व्हेन एवरीथिंग, जैसा आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट, सर लोग कहाँ पे भी देखते हैं सर कि आपकी फौज खड़ी है आपके लिए, ठीक है। हम्म, दिस शुड बी द केस, सर दिस शुड बी द केस। हम्म, केस होना चाहिए कि मजबूत लोग हैं, तगड़े लोग हैं, लोग हम्म, मेन स्टेक होल्डर 22 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री। यस लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट जो हमने की है ओवर द इयर्स, हम्म, आप देखते हैं कि फौज ही आपको, सैलाब है फौज भागी हुई है, सर जल्जला है फौज भागी हुई बिल्कुल है, सही कह बॉर्डर मैनेजमेंट फौज कर रही है, हम्म। एंटी टेररिज्म में फौज लड़ रही है, स्ट्रीट में आके फौज लड़ रही है आपकी, सर कराची में जो भी हुआ। लड़ रही सब- फौज आपकी। सब फौज। कराची में 30,000 रेंजर डिप्लॉयड हैं। ये क्या किया उन्होंने जी? तो Nothing, पुलिस nothing, पुलिस का nothing. क्या हाल किया हुआ जी वहाँ? आपने जो अपने डेवलप करने के लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या किया आपने? नथिंग। हमने ये सुना है जो कराची में पुलिस ऑफिसर लग जाए उसे किसी और जगह लगाने के काबिल नहीं रहता, वो इतना करप्ट हो That's जाता है वहाँ true. जाके। अब ये देखिए, जब आप ये कर दिया आप लोगों ने अपना हाथ कर दिया, यहाँ पे आप किसी एक घर की प्रोटेक्शन के लिए 20-20, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बंदे खड़े हो सर जाते ये हैं। कौन सी लॉबी है? फिर आगे चलते हैं, ये कौन सी लॉबी है? फिर चलते 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 जब वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आप लोगों ने हमारे बारे में इतना ज्यादा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, तो ऑफ कोर्स ये इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग है, और जो बड़ा दिमाग है वो ऑफ कोर्स एंटी पाकिस्तान है, और जो एंटी पाकिस्तान है उसका बड़ा सब्जेक्ट ये है कि गवादर को पूरा कवर करने वाला फौज है, गिलगित बल्तिस्तान को कवर करने वाला फौज है। आप कवर हटा दें फौज का, वो तो गारंटर आपको देते हैं सर, फौज के अलावा तो किसी को सबसे गारंटर नहीं ज्यादा देते। गालियां भी वो खाए। अच्छा, अब ये फिर प्रॉब्लम है, सादा तरीन कंटोनमेंट बना हुआ है, लेकिन उसकी सड़कें साफ होंगी, सुबह को बंदा जो है वो काम कर रहा होगा, इनकी जितनी मर्जी लग्जरी सड़कें बन जाए, इनकी वो फिर टूट जाती है। वो सादा सड़क पे भी आपको प्रॉब्लम है, कंटोनमेंट बोर्ड का मसला है, डीएचए इन्होंने कहते हैं मैं तो उसके अलावा रह नहीं सकता। कैसे रहेंगे आपकी तो कुछ सिक्योरिटी नहीं ये मैं है। एक बात और हमारा करने लगा सूबेदार जो है वो नहीं, सर हमारे तो गेट पे बनाई मुझे नहीं है आने देते जब तक वो मेरी गाड़ी का वो स्टिकर नहीं वो लगेगा, livable है। मेरी गाड़ी का स्टिकर नहीं लगेगा तो मुझे नहीं आने देगा। खैर हम इस डिटेल में नहीं जाते कि हम आप कहेंगे कि हम भाई बड़े सूडोज हैं और हम मिलिट्री की तरफ जा रहे। पॉइंट ये है कि ये सिर्फ सोचे समझे नजरिए के तहत अब तक जो ठीक भी चल रहे थे
उनको ये कौन दरमियान में ये जो पॉलिटिकल जहनों को फिर से अगेंस्ट करके और फिर मिलिट्री सब्जेक्ट बन जाता है। अब आज की पॉलिटिकल अनरेस्ट के अंदर फिर मिलिट्री है।